हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देख रहे हो। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर आज का कितना है तो 6 है। इससे पहले आपको 1 to 5 साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट का टोटल 20 सेट्स और किरण पब्लिकेशन जो आपका चल रहा है वो भी आपको करवा दिया गया है। तो जो लोग नए हो एक बार प्ले लिस्ट में आकर आप चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आपके BSSC के लिए किस तरह का क्लास अभी ABC एकेडमी पर चल रहा है। ठीक है, आप में से जो लोग PDF चाहेंगे लेने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, जो टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं उन लोगों के लिए यह नंबर दिया जा रहा है, जो यूज नहीं करते हैं टेलीग्राम को उन्हीं के लिए यह है, ध्यान रखिएगा। 9576843550 यह नंबर है आपका। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। नंबर देख लीजिए 9576843550। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्लास का PDF ले सकते हैं, क्लास का मटेरियल आपको मिल जाएगा। जो लोग नए हों बस वही मैसेज करिएगा, कोशिश करिएगा इस बात का। ठीक है, तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 BSSC 3rd CGL के लिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किस परिस्थिति में मांग का जो नियम है ये असफल हो जाता है, बताना है। नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र में कीमतों में वृद्धि होने पर लोग प्रायः गिफिन वस्तु का अधिक उपभोग करने लगते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पे आपको मैच करना है कि बाजार का प्रकार और विक्रेताओं तथा क्रेताओं की संख्या के बारे में। आप चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका ना अल्पाधिकार जो आपका दिया हुआ है ना, ये कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता के लिए होता है। ठीक है, एकाधिकार के बारे में आप जानते हैं, एक ही विक्रेता होगा मतलब बेचने वाला होगा, परंतु अत्यधिक क्रेता मतलब खरीदने वाले बहुत ही ज़्यादा होंगे, जिसे आप मोनोपोली के नाम से भी जानते हैं। नंबर थर्ड है आपका क्या, पूर्ण प्रतियोगिता। इसमें अत्यधिक विक्रेता और अत्यधिक क्रेता मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में आपका क्या होगा ना कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहिए कि दुकान वाले, बिजनेसमैन वाले जो बेचने वाले होते हैं वो हो जाएगा, और साथ ही साथ खरीदने वाले भी बहुत होते हैं। मतलब कहाँ खरीदें नहीं खरीदें, एक के अलावा बहुत ऑप्शन अगर रहे तो उसे आप पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। एकाधिकार मोनोपोली के नाम से आप जानते हैं, जो कि आपका एक ही विक्रेता मतलब बेचने वाला एक दुकान है, बट खरीदने वाला जो होता है ना बहुत सारे कस्टमर होते हैं, उस तरह का कंडीशन होगा। और अल्पाधिकार जो आपका हो जाएगा ये क्या होगा तो कुछ बड़े विक्रेता तथा अधिक क्रेता होते हैं इसमें। ठीक है, नंबर थर्ड देखिए, भारतीय संविधान में बताना है कि कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित है। तो नंबर सेकंड के बाद थर्ड में बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, टोटल 6 तरह का मौलिक अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के भाग तीसरा में ना 6 तरह का मौलिक अधिकार दिया गया है। वो कौन कौन सा है एक बार आप सुन लीजिएगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, साथ ही साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल 6 तरह का आपको मौलिक अधिकार बिल्कुल ध्यान में रखना है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस या फिर किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित मतलब कि खत्म नहीं किया जा सकता है। 4 का ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी हाल में ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। देखिए वर्ष 1978 यानी कि वर्ष 1978 में ना क्या हुआ था कि 44वां जो संविधान संशोधन आपका हुआ था, उसी में ना अनुच्छेद 359 में ना मौलिक अधिकार के निलंबन का नियम जो कि अनुच्छेद 20 और 21 पर ये लागू नहीं होता है, ऐसा दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। नंबर 5 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। तो नंबर 5 का ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग को आप ध्यान रखेंगे, यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, नंबर 6 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बताइए किस चीज़ के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स जहाँ भी आपको टाइम चाहिए होगा आराम से आप वीडियो को रोक लिया करिएगा। ठीक है, नंबर 6 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए अस्थायी भूमि राजस्व व्यवस्था की शुरुआत जो है ना, अगर पूछे कब तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही द्वारा भारत के मतलब कहिए कि 5वें ब्रिटिश क्षेत्र के रूप में मतलब किया गया था, जिसमें ना बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक जो आपका उत्तरी कर्नाटक एरिया है वो,
और फिर आपका वाराणसी है, इन सारे एरिया पर ये मतलब इन सारे क्षेत्र पर स्टार्ट किया गया था, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ध्यान रखिएगा। नंबर 7, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच की ना सीमा रेखा को आप 49वीं ना समानांतर रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझिएगा आप ना, जो आपका 49वीं ये जो उत्तरी अक्षांश की समांतर रेखा है, इसके द्वारा मतलब कहिए कि चिन्हित जो किया गया है ना, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग जो किया जाता है, ये आपके एग्जाम में आता है, आ चुका है बहुत बार। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है मैक्सिमम एग्जाम में ना, कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है, ये कन्फ्यूजन क्लियर करता है। यहाँ पे आज आप याद रख लीजिए, नेक्स्ट टाइम जब आपसे पूछा जाए तो आपको भूलना नहीं है। 49वीं समानांतर पूछेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का आप नाम नहीं भूलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? ये ला नीना क्या है, नहीं है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो बताइए। देखिए सबसे पहले समझिएगा, ऑप्शन नंबर बी, जल का तापमान ये कम कर देता है। देखिए ला नीना ना एक जलवायु मतलब कहिए के रूप में है, ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका का जो उष्ण कटिबंधीय वाला एरिया है ना, पश्चिमी तट जो है, उसी के साथ मतलब कहिए कि प्रशांत महासागर के जो सतह वाला जल का जो जल है ना, उसको मतलब कहिए कि ठंडा होने के लिए या उत्तरदायी एक तरह से कहिए कि होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसे आप ना प्रशांत महासागर के विषुवतीय क्षेत्र में महासागर के गर्म तापमान के द्वारा जो है ना मतलब कहिए कि चिन्हित आप मतलब करते हैं, और ये जल का तापमान कम करने के लिए उत्तरदायी होता है, ला नीना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बताना है कि कौन सा है जो सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध है और इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी कर सकता है। तो इन्हीं दोनों में से आपको बताना है, एक राइट आंसर है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी खुले स्रोत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ना जो निःशुल्क रूप से मतलब फ्री में अवेलेबल है। कोई भी व्यक्ति इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके कॉपी करने, स्टडी वगैरह करने के लिए, सॉफ्टवेयर में चेंज करने के लिए मतलब बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र है वो। नंबर 10 बताना है कि देखिए निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? ठीक है, मोहम्मद गोरी का गुलाम पूछा है, कौन था जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक वंश का, किस वंश का? मामलुक वंश या फिर आप गुलाम वंश कहते हैं, ठीक है, गुलाम वंश यहाँ पे दिया हुआ है, साथ ही इसे आप मामलुक वंश के भी नाम से जानते हैं, इसकी इन्होंने मतलब स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे। यह क्या था? मोहम्मद गोरी का यह गुलाम था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 11 है, सिक्किम को समझिएगा, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का क्या नाम है जिसे 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया, क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाथुला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए नाथुला पूर्वी सिक्किम जिला का ना हिमालय में एक कहिए कि पहाड़ी दर्रा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन का जो तिब्बत वाला एरिया है वहाँ से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। नंबर 12 है, सोलो उपन्यास के लिए ना किस लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? सोलो उपन्यास का नाम है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राणा दास गुप्ता को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अप्रैल 2019 में लेखक राणा दास गुप्ता को उनके द्वारा जो ये उपन्यास सोलो लिखा गया था ना, एक बात यह ध्यान रख लीजिएगा कि सोलो ना 2010 में ही लिखा गया था, ठीक है, सोलो 2010 में ही लिखा जा चुका था। इसके लिए इनको ना रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जा चुका है। नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला है जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों के सुशोभित एवं संरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है। इन चारों में से बताना है कि राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है। किस राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश के तारापुर गांव में यह देखा जाता है। समझिएगा, यह जो है ना एक जनजाति है, कौन सा? तो
भील जनजाति के द्वारा मतलब कहिए कि इसके बीच में एक काफ़ी फेमस कला है जिसमें ना कि कपड़ों पर आकर्षक और मतलब सुंदर कहिए कि मतलब पिक्चर वगैरह कह सकते हैं या फिर आप रूपांकन कह सकते हैं, वो किया जाता है उस पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर है, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए सूचना प्रौद्योगिकी जो है ना आपका, ये चतुर्थ क्षेत्रक के मतलब उस कंडीशन उसमें आता है। चतुर्थ क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का कहिए कि ज्ञान पर आधारित एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया है, अनुसंधान है और विकास जैसा मतलब कि आर्थिक क्षेत्र वाला मतलब जो काम है ये सारे इसमें शामिल हैं। 15 है मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आप उसे लैगून कहते हैं। ठीक है, लैगून ना जल की उथली सीमा होती है जिसे आप भूमि का मतलब संकीर्ण पट्टी के द्वारा कहिए कि समुद्र से मतलब इसे अलग किया जाता है। नंबर 16 बताइए कि बिहार में बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक बच्चे को कितने रुपए प्रति माह दिए जाते हैं बाल सहायता के लिए? तो सबसे पहले देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ना बाल सहायता योजना स्टार्ट किया गया था जिसमें कि 1500 रुपये दिया जाता है बच्चों को। अब कंडीशन है किस तरह के बच्चों को? तो देखिए, ऐसे बच्चे को ये दिया जाता है जिनकी माता पिता दोनों की मृत्यु यानी कि दोनों डेथ कर चुके हैं। ठीक है, बट उसमें से ना एक की कम से कम एक की मृत्यु अगर कोरोना की वजह से हुआ होगा तो उनको 1500 रुपये मतलब पर मंथ दिया जाता है। कब तक? 18 वर्ष तक का, जब तक वो बालक ना हो जाए। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ना भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए मतलब कहिए कि ये मतलब उत्तरदायी होता है। कौन? तो ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय। नंबर 18 है आलार कलाम, बताइए कौन थे? फ्रेंड्स देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, लूसेंट जो आपको करवाया गया है आप लूसेंट को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, लूसेंट आपको देखना ही पड़ेगा अगर आप कोई भी जॉब निकालना चाहते हैं। तो जीके जीएस के लिए ना आपका लूसेंट सबसे बेस्ट बुक है। लूसेंट से जो आपका 75 प्लस क्वेश्चन आने वाला है, 75 क्वेश्चन आपके बीएसएससी में ना, तो यहाँ से आप ऐसा मानिए कि 60 से लेके 65 क्वेश्चन जो है लूसेंट से ही रहेगा। लूसेंट भी खुद को अपडेटेड करते जा रहा है आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। आपका बेस अगर कुछ है तो लूसेंट है, नहीं अगर आपको पढ़ना है, टाइम है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है तो लूसेंट को मिनिमम 1 से 2 पेज पर डे अभी से पढ़िए। आपके एग्जाम आते आते यकीन मानिए काफ़ी अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। लूसेंट बुक को देख के ये मत सोचिएगा काफ़ी मोटा बुक है या फिर याद नहीं होता है। कम से कम पढ़ना पहले स्टार्ट करिए, फिर बाद में अपना एक्सक्यूज़ दीजिएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लूसेंट से ही आता है। लूसेंट में जैसा आपने बिहार एसआई का अगर आपने एग्जाम देखा होगा पीटी वाला, तो उसमें क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा खासा हाई था। कहाँ से लिया गया था किसी को पता नहीं चला। ठीक है, बट नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें उस तरीके का नहीं होगा। अगर आपने मेंस का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखा होगा बिहार एसआई का, तो आपको पता चला होगा कि पीटी में लेवल को कहाँ से कहाँ लेके चला गया कुछ पता नहीं चला, बट मेंस में फिर उसने अपने आप को सही कर लिया। तो यहाँ पे आप ये मत डाउट रखिएगा कि लूसेंट से नहीं आएगा या फिर कहीं और से आएगा। लूसेंट करना ही पड़ेगा, कहीं और से आएगा इस अगर भ्रम में आप रहेंगे तो अभी ही आप जाइए 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी लेकर पढ़ लीजिए, जो कि आपसे पॉसिबल फिलहाल नहीं है। क्योंकि अगर ये पढ़ना पॉसिबल है तो आप बीएसएससी नहीं बल्कि यूपीएससी की तैयारी करिए। यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए कि आप यूपीएससी क्लियर कर लेंगे अगर आप वो कवर कर लेते हैं, क्योंकि उसका सिलेबस ही 6 to 12 एनसीईआरटी रहता है। तो आपको ये लूसेंट करना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, सारे क्वेश्चन लूसेंट से ही बन के आया हुआ है। जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हो सारा का सारा लूसेंट से है। जो लोग नए हो वो कंफ्यूज मत करिएगा, किसी की बातों में आके आपको कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। आलार कलाम के बताइए यह कौन कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये बुद्ध के ना एक गुरु थे। कहने का मतलब आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और इन ये जो है ना अपनी शक्ति मतलब के लिए कहीं साधना वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। और ये बुद्ध के प्रथम, एक यहाँ पे दिया हुआ ना तो यहाँ पे प्रथम रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, प्रथम यानी कि फर्स्ट गुरु यही थे आलार कलाम। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन नंबर सी पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नंबर 20 देखिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अजातशत्रु। ठीक है, बताइए कि 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दंडी के द्वारा, देखिए 10 कुमार चरित्र ना दंडी के द्वारा लिखित संस्कृत गद्य काव्य के रूप में, ठीक है। इसमें 10 कुमारों के चरित्र वर्ण के बारे में मतलब दिया गया है, इसीलिए 10 कुमार चरित्र इसका नाम भी रखा गया है, जो कि दंडी के द्वारा यह लिखा गया है। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। ऑप्शन नंबर तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, शहजादा सलीम की वजह से हुआ था। हुआ क्या, देखिए अकबर जो है ना, अकबर शहजादा सलीम, जो कि जिसे आप जहांगीर के भी नाम से जानते हैं, इसकी मतलब कि गंदा मतलब व्यवहार की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब आहत हुए थे, ठीक है। हुआ क्या कि जब सलीम को, आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद में ना स्वतंत्र शासक की तरह मतलब ये व्यवहार करने लगे थे। इलाहाबाद जब इसको भेजा गया था सलीम को, तो इन्होंने इलाहाबाद में ना एक मतलब कहिए कि ऐसा मतलब शासक के रूप में मतलब ट्रीट करने लगे थे जैसे लगा कि इनके ऊपर कोई है ही नहीं। तो इसके बाद अकबर ने, ध्यान रखिएगा, इसके बाद ना अकबर जो है उन्होंने उसे समझाने के लिए ना अबुल फजल को भेज दिया। किसे भेजा? अबुल फजल को भेज दिया। बट इन्होंने क्या किया कि अबुल फजल से मतलब चिढ़कर, गुस्सा होकर सलीम ने अपने मित्र, उनका मित्र था जिनका कि नाम था वीर सिंह, ठीक है। मित्र क्या था उनका? मित्र था वीर सिंह, वीर सिंह बुंदेला नाम पूरा था। इसके द्वारा ना ग्वालियर के मतलब पास में इसकी, किसकी? तो अबुल फजल की ना हत्या करवा दिया गया। वीर सिंह ने हत्या कर दिया अबुल फजल की। इसी वजह से क्या हुआ था, अबुल फजल की मृत्यु की वजह से जो आपका अकबर है मतलब काफ़ी ज़्यादा कहिए कि मतलब दुखी हुए थे। यहाँ पे नंबर 23 बताना है कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के द्वारा 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा चालू किया गया था। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह साहब के द्वारा ना खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। देखिए गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, 10th नंबर के, और जो लास्ट गुरु थे, ये लास्ट मतलब कहिए कि गुरु रहे थे। इन्होंने सिखों में सैन्य सिखवाद को बढ़ावा दिया था, ठीक है। सिख को इन्होंने ना खालसा कहकर इन्होंने ही पुकारा था, ठीक है। और सिखों के लिए इन्होंने पंचकार अनिवार्य कर दिए थे, ये ध्यान रखेंगे। और पाहुल नामक त्यौहार था एक, कौन सा? तो पाहुल, आपको ध्यान रखना, पाहुल नामक त्यौहार जो है ये गुरु गोविंद सिंह साहब के ही द्वारा चालू भी किया गया था, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है बताना है। सही नहीं सुमेलित है, एक ऐसा कोई है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, हेक्टर मुनरो, ये बक्सर का युद्ध इनके समय में, यह सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है आंग्ल नेपाल युद्ध, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यह भी सही है। लॉर्ड कार्नवालिस, यह आपका सही नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो दिया हुआ है ना, देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आपको कार्नवालिस ना होकर के ये जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे उठ के आ जाएगा, तो आपका ये सही हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पे समझिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो वर्ष 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। और जो माफ़ कीजिएगा फ्रेंड, देखिए आंग्ल में जो आपका नेपाल युद्ध है ना, ये कब हुआ था? तो 1814 से लेकर के ना 1816 के बीच में यह आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह आपका 1799 में हुआ था। यह पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखिएगा, इसीलिए बताया जा रहा है, ध्यान से आप देख लीजिएगा। लॉर्ड जो आपका हेस्टिंग्स के द्वारा ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ना, ये 1817 से लेकर के बस 1 साल यानी कि 1818 तक यह चला था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? 26 का ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे बताइए कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? 27 का ऑप्शन नंबर आपका ए, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय समाज ये जो समाज है, इसकी सभा है, इसकी स्थापना की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय का जन्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1772 ईस्वी में ना राधानगर, ध्यान रखेंगे कहाँ पर? तो राधानगर कहाँ पर है? तो बंगाल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये एक मतलब रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 1803 से लेकर 1814 ईस्वी तक इन्होंने ईस्ट इंडिया के अधीन मतलब काम भी किए थे, ठीक है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा। बताना है कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे बताना है। तो देखिए 28 का ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना, यही हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्वदेशी आंदोलन का जो मतलब है ना, बंगाल विभाजन के बाद यह स्टार्ट हुआ था, जो आपका 1905 से लेकर के 1911 तक यह चला था, ठीक है। इस वक्त गांधी जी कहाँ थे याद करिए, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। वे 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 9 जनवरी और 1915 को यानी कि 1915 में भारत आए थे। तो उस वक्त यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन हो चुका था और वे यहाँ पे थे नहीं। बाद बाकी खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत जो है मतलब हेड यही रहे थे, कौन, तो गांधी जी रहे थे। यहाँ पे कौन एक सुमेलित नहीं है बताना है, तो देखिए पुस्तक और उसके लेखक के बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर जो आपका वैलेंटाइन सिरोल है ना, इंडियन स्ट्रगल सही है। रफीक जकरिया के द्वारा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यह आपका गलत दिया हुआ है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे आपका इंडियन स्ट्रगल तो सही है। यहाँ पे आपका द सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन अनरेस्ट, और आपका एक मिनट फ्रेंड्स माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कौन एक सुमेलित है, नहीं, ऑप्शन नंबर जो बी है ना, रफीक जकरिया, इनके द्वारा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक तो लिखा गया है, यह सही है। बाद बाकी देखिए यह जो आपका वैलेंटाइन सिरोल है ना, इनके द्वारा इंडियन अनरेस्ट लिखा गया है। थोड़ा सा गलती मतलब मिसमैच था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए इंडियन अनरेस्ट लिखा गया है वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या लिखा गया है, इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है ना, इंडियन स्ट्रगल, यह जो ऑप्शन नंबर आपका सी है ना, ये आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आप नेक्स्ट देख लीजिए वी.डी. सावरकर के द्वारा क्या लिखा गया है, तो वी.डी. सावरकर के द्वारा ना हिंदुत्व पुस्तक लिखा गया है, ठीक है, हैप्पी इंडिया नहीं बल्कि हिंदुत्व लिखा गया है, ठीक है। और आपका कौन सा बच रहा है, तो रफीक जकरिया के द्वारा ना द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यह पुस्तक जो है ना ये सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रफीक जकरिया मैच किया हुआ है। बाद बाकी आपने देख लिया कि वैलेंटाइन सिरोल, एक मिनट फ्रेंड्स देखिए, वैलेंटाइन सिरोल जो है इन्होंने इंडियन अनरेस्ट, ध्यान रखेंगे, इंडियन अनरेस्ट, और रफीक जकरिया के द्वारा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक जो हैं ये सुभाष चंद्र बोस थे, तो इंडियन स्ट्रगल हो जाएगा। और वी.डी. सावर के द्वारा यहाँ पे अनहैप्पी इंडिया ना होकर के आप यहाँ पे हिंदुत्व लिख दे सकते हैं, ठीक है। अब आपसे एक सवाल है, सवाल ये है कि अगर आपको पता हो तो ज़रा बताइएगा नंबर 29 का अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। एक दो फ्रेंड्स ऐसे हैं जो जिनका कि जवाब बिल्कुल ही सही रहता है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो अनहैप्पी इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, क्या इन चारों में से कोई ऑप्शन है या नहीं है, बताना है आपको, कंफ्यूज नहीं करिएगा। केरल के कुट्टानाड या फिर कुट्टानाडु जो प्रसिद्ध है वो किस लिए प्रसिद्ध है, 30 का ऑप्शन नंबर बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए वजह से यह केरल का कुट्टानाडु या फिर कुट्टानाड जो है ये फेमस है, ठीक है, मतलब प्रसिद्ध है। यह ना अवस्थिति अगर इसका पूछेगा ना तो समुद्र तल से 1 से 3 मीटर तक यह नीचा है, ठीक है, मतलब नीचे है 1 से 3 मीटर, ऊपर ना होकर के नीचे की ओर है। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य में स्थित है, बताइए। नंबर 31 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में क्या है, तो पालघाट स्थित है। चलिए 31 के बाद 32 देखते हैं। बताना है कि श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पर, तो 32 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पुलकित झील के समीप में है श्रीहरिकोटा द्वीप। अगर पूछेगा कहाँ पर है तो ये आपका नेल्लोर, आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर जिला में है, यहीं पर एक मतलब है ये। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, बताना है। तो 33 का ऑप्शन नंबर आपका देखिए फतेहपुर, भागलपुर और उत्तरकाशी तो है, बाद बाकी जो ये कानपुर है या नहीं है, ध्यान रखेंगे। बताना है कि 34 का निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, तो नर्मदा नदी पर नहीं पूछा है ना, तो 34 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बाण सागर नहीं है। बाद बाकी नर्मदा बांध पर बरगी, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर जो है यह है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर ए। आंध्र प्रदेश के कर्नाटक से ना भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम मिलता है। बताना है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 36 का ऑप्शन नंबर आपका ना सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है नोएडा में, यह आपका गलत है। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में,
इंडियन टेलीफोन, रायबरेली और तेल शोधक कार्य मथुरा, यह तीनों आपका सही है। तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक जो आपका है ना, इसकी जो मतलब स्थापना है 1954 में किया गया था, ठीक है। और ये नोएडा ना होकर के बेंगलुरु में है, ठीक है। इसका बेंगलुरु में इसका मतलब कहिए कि मुख्यालय वगैरह है, ठीक है। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये संबंधित है? तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप भारतमाला परियोजना के नाम से इसे जानते हैं। 2017-18 से स्टार्ट किया गया है और यह जो है ना मतलब सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय के द्वारा यह चालू किया गया है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है कहाँ पर? 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विक्टोरिया जो झील है ना ये तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बताइए कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत है जो जिम्मेदार होती है? काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा क्वेश्चन है, बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत अगर पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी आपको बताना है। आयन मंडल आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, आयन मंडल का जो एक इम्पॉर्टेंस है वो क्या है? ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और जो आपका ये ऑरोरा आपका जो 42 मतलब घटना होता है ना ये आपके आयन मंडल में ही होता है, ध्यान रखिएगा। बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी पाई जाती है? 41 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। किशनगंज में दलदली मिट्टी पाई जाती है। स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान यहाँ पे बताना है कि जो गलत दिया हुआ है? तो 42 का देखिए इंदिरा गांधी स्टेडियम आपका यहाँ पे मुंगेर दिया हुआ है ना, तो यह नहीं है मुंगेर में, यह कहाँ पर है? तो यह बिहार के पूर्णिया जिले में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। राजेंद्र स्टेडियम छपरा में, खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर और जगजीवन राम जो है आपका खगौल में, ये सही है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष बता दीजिए तो कौन थे? 43 का ऑप्शन नंबर आपका ना सी हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है ये आपके योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष के रूप में थे, ठीक है। 43 के बाद 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है बताना है? तो 44 का ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है ना जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा, तो ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष कर को समाप्त करता है, प्रत्यक्ष की जगह बस यहाँ पे अ लगा रहता तो सही होता, ठीक है। और बाद बाकी जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाए जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह है, इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है, ठीक है। यह पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से दिया हुआ है कि लागू किया जाएगा, सही है। यह भारत में कर ढांचे को एकीकृत करेगा, यह भी आपका सही है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है बताइए? 45 का ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से ये समवर्ती सूची लिया गया है, ठीक है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? 46 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे स्थान पर, ठीक है। देखिए एक बात समझिएगा, 46 में ना सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। कितने को? 10 को किया गया था। बाद में क्या हुआ कि 86वां संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ है, ठीक है। इसमें ना एक और कर्तव्य को 11वां को जोड़ दिया गया, जिसमें ना 6 से 14 वर्ष के बच्चे को माता पिता या फिर गार्जियन के रूप में जो होते हैं उनके रूप में शिक्षा को का जो अवसर प्रदान करने का ये सुनिश्चित मतलब किया गया है, ठीक है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता बताइए कि हैं कौन है? 47 का ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1899 की कुल कितनी धाराएं हैं बताइए? 48 का ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे टोटल पूछेगा तो 23 धाराएं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सी नंबर राइट आंसर है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का एकाधिकार है? अंडमान निकोबार पर पूछा है ना, तो 49 का बी हो जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट का मतलब इस पर निर्णय कलकत्ता हाईकोर्ट ही करते हैं। मंडल आयोग के बारे में बताइए, जिसने मतलब जिसके प्रस्तावों के अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है, को गठित करने वाले कौन थे? नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मोरारजी देसाई यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मंडल देखिए यहाँ पे ना नंबर 50 समझिएगा, मंडल आयोग का गठन पूछा ना, तो ये ना 1979 में ना मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष अगर पूछ लेगा कौन थे, ध्यान रखेंगे अध्यक्ष अगर पूछेगा तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो है ये उनके अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। इस रिपोर्ट ये जो आयोग है ना अपना रिपोर्ट अगर पूछेगा तो बस 1 साल के बाद 1980 में इन्होंने पेश कर दिया था, ठीक है। इन्हीं इसी जो यही जो आयोग है इन्हीं ने
आरक्षण की सीमा 50% करने के बारे में मतलब कहा था। बताइए कि पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ से 25 क्वेश्चन आप साइंस से देखने वाले हो, और साइंस के लिए स्पीडी को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। स्पीडी साइंस आपके लिए काफ़ी अच्छा बुक है। सबसे पहले आप बेस कंप्लीट कर लीजिए, स्पीडी साइंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको कुछ और करना होगा तो करिएगा, पहले स्पीडी को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, छाल से, ठीक है। दालचीनी जो पौधा के प्राप्त होता है कहाँ से, छाल से, ठीक है। बताना है कि इंसुलिन एक प्रकार का, बताइए क्या है, 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, ठीक है। इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा निर्मित एक हार्मोन है जो कि हमारे शरीर में ना, शरीर को जो है ऊर्जा देने के लिए मतलब हम इसे लेते हैं, ठीक है। बताना है कि जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाया जाता है उन्हें आप क्या कहते हैं। 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अगुही कहा जाता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए बल के लिए त्वरण वस्तु के, बताइए, घनत्व, बल, आयतन, द्रव्यमान के किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ना डी हो जाएगा, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान रखेंगे। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए बल के त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 55 देख लीजिए। बताना है कि कमरे को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तारों में, तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे आप क्या कहते हैं। 55 का ऑप्शन नंबर बी, उसे आप अव्यय के नाम से जानते हैं, ठीक है। बताना है इन चारों में से 21 को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नमक को प्राप्त किया जाता है। नमक समुद्री जल के वाष्पीकरण से उत्पन्न होता है, ठीक है। समुद्रीय जल में ना साधारण नमक की मात्रा अधिक होती है, इसमें धातुओं, इसमें जो है अन्य धातुओं के लवण वगैरह भी घुले रहते हैं। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। 57 का ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत का, ठीक है। सिग्मोइड कोलन पूछेगा किसका, तो बड़ी आंत का ये एक पार्ट होता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को बताइए तो क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, टेंडन के नाम से आप जानते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक कौन सा, तो टेंडन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 59 है, पायरिहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। 59 का ऑप्शन नंबर बी, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई बताइए क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाट होता है। देखिए, विद्युत में एकांक समय में जो प्रयुक्त ऊर्जा को विद्युत शक्ति ही आप कहते हैं, ठीक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछेगा क्या है, तो आपको वाट बता देना है। विद्युत शक्ति को आप पी यानी कि पावर से डिनोट करते हैं, ठीक है। पी बराबर अगर पूछेगा क्या होता है तो आपको बताना है कि विद्युत विभव इंटू विद्युत धारा होता है, यानी कि P इक्वल टू पूछेगा आपसे क्या होता है, V इंटू आई आपको बता देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फिलहाल आपका यहाँ पे डी राइट आंसर है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कहाँ पर, तो 61 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझ ही लीजिए, अगर आपसे पूछे हीरे में कितना होता है ना, 1.24 इंटू 10 टू द पावर आपका हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, किस में, हीरे में होता है, ठीक है। आइए नंबर सेकेंड देखिए, निर्वात में अगर पूछेगा कितना होता है तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 फिर आपका मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अगर आपसे हाइड्रोजन में पूछेगा तो हाइड्रोजन में आपका हो जाएगा 2 इंटू 9 2.98 इंटू 10 टू द पावर 8 फिर आपका मीटर पर सेकेंड। और पानी में पूछेगा तो 2.26 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। यहाँ पे अधिकतम पूछा है किस में होगा, तो प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है, जो कि आपका यहाँ पे कितना आया, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आ गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बताना है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी की न्यूनतम लंबाई बताइए कितना होगा। तो सिंपल सा है, उसको मतलब आधा ऊंचाई तक का होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना दिया है 1.50 बाई आप इसे 2 करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए ही आ जाएगा, राइट आंसर 0.75 मीटर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है। 63 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित रखने में इसका पसीने का यूज होता है। ये पसीना जो निकलना है शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है।
क्रोमेटोग्राफी का तकनीक की जो तकनीक है इसका यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए, मतलब मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का। बताइए कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, पीला लैंप का काफ़ी ज़्यादा यूज होने लगा। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम का यूज किया जाता है किसमें? सड़क की रोशनी में जो पीला कलर का होता है उसके लिए। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? बताइए 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गैफ्रीन जो है ना ये कार्बन से बना हुआ होता है, ठीक है। निम्न अश्रु गैस किस तरह से मतलब ये काम में लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा NH3 का, ठीक है। बताइए कि 68 में बताना है निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा है जो गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का ही नॉर्मली यूज किया जाता है वेल्डिंग करने के लिए ना। ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का मिश्रण होता है, यह काफ़ी ज़्यादा मतलब कहिए कि चलन में है। तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गन्ना के लिए। बताइए नंबर 70 में पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर अंडाशय का। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है किस चीज़ का? ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा में बनता है। लाल रक्त कणिकाएं पूछे कहाँ पर? तो अस्थि मज्जा में यह इसका निर्माण होता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया में होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन को छोड़ना होता है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया का मतलब आप इसे ही जानते हैं। निम्न में से किस फल में लोह जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करौंदा में ना लोह जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह जो है ना आपका जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात है, हिमालय वाला एरिया है, यहाँ पर करौंदा काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। बिहार के स्टूडेंट शायद बहुत कम ही जानते होंगे। नंबर 74 स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। देखिए दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, यह सही है। दोनों बहुलक है, यह भी आपका सही है, ठीक है। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, यह गलत है। बाद बाकी दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्टार्च जो है ना, स्टार्च यह आपका आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, ठीक है। और सेलुलोज जो है ना यह किस कलर का अगर पूछेगा तो रंग देता ही नहीं है। कौन? सेलुलोज रंग नहीं देता है। और स्टार्च जो है आपका ये नीला काला कलर का रंग ये मतलब देता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थायरॉक्सिन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए थायराइड ये आपका ये ग्रंथि है ना, इसी के द्वारा स्रावित हार्मोन में थायरॉक्सिन प्रमुख हार्मोन होता है। यह हमारे शरीर में ना नॉर्मली मतलब कहिए कि हड्डी है, बाल है, इन सब के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नंबर 76 वगैरह मैथ्स का क्वेश्चन है, अगर आपको इसे अभी सॉल्व करना हो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे PDF ले लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। 1 जून से आपके लिए मैथ्स का क्लास आएगा। मैथ्स का जो BSSC स्पेशल प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट 2050 करके है, 2050 प्लस, सबसे पहले उसे आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो अगर आपको अभी मैथ सॉल्व करना हो PDF लेकर आप कर लीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 6 क्राउन का आपको देखकर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। BSSC के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। कोई सजेशन देना होगा कमेंट करके आप बता सकते हैं। ऐसे ही बने रहिएगा विषय एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।